So we people have started with Indian economic development last week only, and we people have started the study of first chapter also, Indian economy on the eve of independence. We people have discussed till now what was the state or condition of agriculture sector on the eve of independence. हमने डिस्कस कर लिया है एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी इंडिपेंडेंस के वक्त, ये भी पता किया था, और ऐसा क्यों था ये भी हमने डिस्कस किया था. I have told you in this chapter we will be discussing the conditions of 6 sectors, है ना, 6 economic sectors at that time when we were supposed to get our independence. So now we will be starting with the state of second chapter. What was the state of industrial sector on the eve of independence? उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या कंडीशन थी जब हमको इंडिपेंडेंस मिल रही थी. तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश का इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर पूरा फोकस था. एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो हमने देख लिया फोकस नहीं था, इंडस्ट्री पे, ट्रेड पे और सर्विसेज पे पूरा फोकस था. इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस था, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव थी, उनकी एक टू फोल्ड ट्रेड पॉलिसी थी, टू फोल्ड पॉलिसी थी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारे इन्फ्लुएंस करता था. ठीक है, वो पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा क्या कंडीशन रही होगी. फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी टू मेक इंडिया an exporter of all fine materials. उनका फर्स्ट वर्किंग पॉलिसी था कि इंडिया को उनको एक एक्सपोर्टर बना देना है रॉ मटेरियल का. यहाँ पे जितनी भी फाइन क्वालिटी मटेरियल्स हैं दे शुड बी एक्सपोर्टेड टू देयर ब्रिटिश कॉलोनी, to Europe, to Britain, and for the purpose of what? Those raw materials would be utilized for Britain industries. Britain will be using those raw materials for their home production, and they will be fostering production in Britain. यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचाओ, तो उससे क्या होगा, उससे दो काम होंगे. एक तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा जिसको यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करेंगे. दूसरी तरफ इंडिया के अंदर अच्छा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होगा, जिससे यहाँ पे प्रोडक्शंस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, प्रोडक्शन होना हो जाएगा बंद. दूसरी पॉलिसी थी उनकी टू मेक इंडिया a heavy market for finished goods made in Britain. दूसरी उनकी पॉलिसी ये थी कि वो क्या करें कि इंडिया को एक ऐसा मार्केट बना दें जहाँ पे प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, जहाँ पे होम प्रोडक्ट्स है ही नहीं, लोकल प्रोडक्ट्स है ही नहीं, एक बल्क मार्केट बना दें फिनिश गुड्स का, ताकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स ले जाके ब्रिटेन पहुँचाया जा रहा है उसमें प्रोडक्शन हो. वो प्रोडक्शन आउटपुट जो बनेगा उसको लाके हम वापस इसी मार्केट में बेचें, और इससे क्या करें, इस ट्रेड से हम खुद अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करें, और जो इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको रुइन कर दें, बर्बाद कर दें. इससे क्या होगा, जो इस मिट्टी में जो हमको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो यूटिलाइज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं इस इकोनॉमी के लोगों के लिए, इस इकोनॉमी के लिए यूटिलाइज़ हो रहे हैं किसी और के लिए, लेकिन वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आके बिक रही है. तो ताकि यहाँ से जितना भी प्रॉफिट होगा वो जाएगा ब्रिटेन, जितना भी सेक्टर डेवलप होगा वो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, और जो हम एक्चुअल में नेचुरल प्रोड्यूसर्स हैं कितने मटेरियल के, उसके बावजूद भी हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ सप्रेस रहेंगे. तो इस पॉलिसी को ब्रिटिश ने फॉलो किया, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आप समझ सकते हैं बड़ा ही क्या रहा, स्टैग्नेटेड रहा, ये भी बड़ा ही बैकवर्ड रहा. Now we will be discussing the state of industrial sector in detail, and for that thing we have to discuss two main topics, two main subjects which influence the industrial sector at that time. First was the state of handicraft, है ना. पहले तो हमको पढ़ना है what was the state of handicrafts, and second one is what was the pace of industrial development. What was the pace of industrial development. इन दो फेजेस को, इन दो सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, जिससे हमको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, उस वक्त के बारे में और क्लियर होगा. हैंडीक्राफ्ट्स की स्थिति क्या थी, और ये जो ये डेवलपमेंट था ब्रिटिश रूल के अंडर
किस रेट पे चल रहा था, क्या उसकी बेस थी, और जब वो यहाँ से छोड़ के गए हमको इंडिपेंडेंस के वक्त, किस तरीके से हमको एक सेटअप प्रोवाइड किया गया. So what was the state of handicrafts at that time was handicrafts decayed during British rule. The decay of handicrafts was seen during the British rule. ठीक है. And when we got independence, the handicrafts were decayed, they were ruined. ठीक है. अब हमको ये पता करना है कि ऐसे क्यों. डीके का मतलब क्या है? डीके का मतलब ये है कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट जिसके लिए हम वर्ल्ड फेमस थे, जिसके इतना काम हो रहा था, इंडिया में इतनी प्रोडक्शन हो रही थी, उसकी वर्ल्ड में इतनी डिमांड थी, वो एक्चुअल में क्या हुआ, डीकेड हो गया. ब्रिटिश ने उसको फ्लरिश नहीं करने दिया, ब्रिटिश ने उसको प्रॉस्पर नहीं करने दिया. जो हमारा एक स्टेटस था कि वी वर हैंडीक्राफ्ट कॉम्पिटिटर्स फॉर दी वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स, पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्टर्स के लिए हम एक हैंडीक्राफ्ट क्या थे, बड़े ही कॉम्पिटिटर थे. वी वर इवन लीडिंग इन कॉम्पिटिशन. तो ब्रिटिश ने हमारा वो स्टेटस सबड्यू कर दिया, गिरा दिया, हमारे हैंडीक्राफ्ट को डीके किया. और वो उन्हें कैसे किया या क्या कारण थे हैंडीक्राफ्ट्स के डीके होने के, वो अब हम पढ़ेंगे. सो नाउ व्हाई द हैंडीक्राफ्ट्स डीके, है ना. सो फर्स्ट reason of decay of handicrafts during that time was the discriminatory policy of British. The British followed discriminatory tariff policies which caused decay of our handicraft sector. The reason was that I told you in the policies also, the twofold policy was what? Twofold policy was to reduce India as an exporter of raw material and to make India an open market for the finished goods. इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना दो रॉ मटेरियल का और एक ओपन मार्केट बना दो किसका, फिनिश्ड गुड्स का. इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उनकी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी खत्म. अब टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. तो उनने टैरिफ पॉलिसी क्या रखी, ट्रेड पॉलिसी क्या रखी, अगर आप इंडिया से कोई भी गुड एक्सपोर्ट करते, कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो ब्रिटेन, तो इट विल बी फ्री फ्रॉम टैक्स. अगर आप ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट विल बी फ्री फ्रॉम टैक्स. ओके. अगर आप ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी है फ्री फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटीज़. तो टैरिफ ऐसा रहा कि अगर आप ब्रिटेन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, देन इट विल बी फ्री फ्रॉम टैक्स. बट अगर आप ब्रिटेन के अलावा किसी और को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट विल बी हैविंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इट. अगर आप ब्रिटेन के अलावा कहीं और से क्या करना चाह रहे हो, इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो हैवी ड्यूटीज़ विच कैन नॉट बी बियर. ठीक है. तो ऐसे डायरेक्टली कोई ट्रेड करने से मना नहीं करता, ये कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको वो क्या करते हैं, लागू कराते हैं और इस तरीके से ट्रेड को डिस्करेज करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से भी हुआ. अब ब्रिटेन के अलावा जब हम दूसरों से ट्रेड ही नहीं कर पाए तो एक्चुअल में हमको अपनी क्या नहीं मिली, वर्थ मिली ही नहीं. हमारे हैंडीक्राफ्ट्स क्या होने लग गए, डीके होने लग गए. ब्रिटिश की टैरिफ पॉलिसी बड़ी ही क्या रही, डिस्क्रिमिनेटरी रही. सेकेंड रीज़न वॉज द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज, अगर हम हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन कंट्री में कर भी रहे थे तो जो ब्रिटेन से हमारी कंट्री में फिनिश गुड आ रहे थे दैट वर मशीन मेड गुड्स, दे वर मेड बाय द मशीन्स. ठीक है. मशीन्स क्या करती हैं, मास प्रोडक्शन करने की वजह से दे रिड्यूस देयर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट पॉइंट ऑल्सो कि भाई अगर ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हो तो टैरिफ फ्री, तो उसकी जो इकोनॉमी में वो प्राइस क्या थी, कम थी. ठीक है. इंडियन मार्केट में आके उसकी प्राइस कम थी एज़ कम्पेयर टू द हैंडीक्राफ्ट्स इन दिस सेक्टर. आज की डेट पे भी हमको ये प्रॉब्लम होती है कि जो प्योर खादी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और मशीन मेड और ये जितने भी क्या बन चुके हैं आर्टिफिशियल फाइबर से बने गुड ये थोड़े चीप है ना. आपको इतनी चीप रेट पे खादी या फिर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स नहीं मिल सकते. सेम उस वक्त हुआ. मशीन मेड गुड्स क्या थे, देवर न्यू. ठीक है. दे वर वेरी फैसिनेटिंग, दे वर वेरी स्टाइलिश. ठीक है. दे शोड न्यू फैशन बट एट द सेम टाइम दे वर लो प्राइस ऑल्सो. सो दिस मेड वॉट दिस मेड अ लॉस टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का लॉस होने लग गया और उनकी डिमांड गिरने लग गई क्योंकि एक तो महंगे थे और थोड़े से ट्रेडिशनल थे, ऑब्सोलीट थे, न्यू पैटर्न नहीं था. ये लो प्राइस थे और इसके क्या थे, न्यू पैटर्न थे. लोगों को इनको डिमांड बढ़ने लगे, लोगों इनको पसंद करने लगे. When the British came to India, they bring along with them their own culture, their way of what wearing the dresses, their way of what making the dresses, costumes, and they actually influenced Indians also. And moreover, they were also the masters. So
इंडियंस ट्राइड टू फॉलो देम। उनको लगने लगा यार, इंडियंस को लगने लगा क्या ब्रिटिश क्या कपड़े पहनते, क्या सूट वूट पहनते, क्या बढ़िया, और हम क्या पहनते, धोती पहनते। हम के ऊपर क्या नाम है पहन ली, अपने अपने एक कोई सी भी ट्रंक पहन ली, धोती पहन ली, नहीं तो हमारे कुर्ते ऐसे ढीले डाले हैं अजीब से। उनको देखो, उनके शर्ट्स, उनकी पैंट्स, उनके सूट्स, उनके अलग अलग गाउन्स, ठीक है। तो उनको मास्टर्स को थोड़ा इमिटेट करने लग गए, कॉपी करने लग गए, ठीक है। तो उनको लगने लगा यार ऐसे कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा है ना, हम भी उनकी क्लास में आ पाएंगे, हम भी थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर फील कर पाएंगे, इन्फीरियर फील नहीं करेंगे। तो लोगों के टेस्ट थोड़े से ढलते गए, वेस्टर्न कल्चर के साथ वो अडेप्ट करते गए। ये भी एक कारण रहा हैंडीक्राफ्ट्स के डीके का, ठीक है। और ब्रिटेन मेड मशीन गुड्स का है इसका मार्केट पकड़ने का। एंड द लास्ट पॉइंट इज lack of patronage by our local rulers, by emperors, and low encouragement. You can understand it in either way. हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिला, हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को संरक्षण नहीं मिला, जो कि सिर्फ रूलिंग गवर्नेंस ही दे सकती है। आज की डेट पे भी अगर गवर्नमेंट्स किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को, किसी ट्रेड को रिकॉग्निशन ना दे तो वो फोस्टर या फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो रुइन कर जाएगा। तो पहले ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारे लोकल एम्परर्स थे, हमारे जो भी राजा महाराजा थे, वो हैंडीक्राफ्ट को बहुत प्रेफर करते थे, है ना, डिमांड करते थे, यूज़ करते थे, और उसका उसी की वजह से हमारी एक वर्ल्ड में डिमांड भी थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने जैसे जैसे गवर्निंग राइट्स को सिक्योर किया और हमारे रूलर्स को भी क्या कर लिया, अपने इन्फीरियर कर लिया, क्योंकि अब रूलर्स ही नहीं रहे तो फिर पैट्रोनेज कौन देगा हैंडीक्राफ्ट को। हैंडीक्राफ्ट को पैट्रोनेज देने वाले रूलर्स ही नहीं रहे, उनकी ही पोजीशन वीक हो गई ब्रिटिश के सामने। तो सिमिलरली इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और डीके हो गया। कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डीके हो रहा था, और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के डीके होने के साथ साथ हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी क्या हो रही थी, डाइल्यूट हो रही थी।